आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है। चैत्र नवरात्रि भी आज से प्रारंभ हो रही है तथा आज ही गुड़ी पड़वा पर्व भी है। मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों के साथ साथ आप सभी को हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि एवं गुड़ी पड़वा पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं एवं खुशहाली की कामना करता हूं। सभापति महोदय, मैं अपने पक्ष की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी साथियों को बधाई देता हूं, चैत्र नवरात्रि की बधाई देता हूं, हिंदू नववर्ष की बधाई देता हूं, गुड़ी पड़वा की बधाई देता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय। लोकसभा में आज पहले सत्र चलाया जा रहा था, मगर कल ही शाम को उनको याद आया कि आज हिंदू नववर्ष है और हम लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। शायद यही सोच के आज वहां लोकसभा में छुट्टी दे दी गई, तो हम लोग यहां नहीं सोच पाए। इसका थोड़ा मुझे दुख है और उस दुख को आपके माध्यम से मैं ये भी व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय श्री लालजी राठिया। माननीय सभापति महोदय, आज चैत्र नवरात्रि है, गुड़ी पड़वा है, चेटी चंद है, हिंदू नववर्ष है। इन सभी की मैं प्रदेशवासियों को, सदन के सभी साथियों को और आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय श्री लालजी सिंह राठिया सदस्य का आज जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। श्री राम कुमार टोप्पो। धन्यवाद सभापति महोदय। आज का मेरा प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के उन बहादुर जवानों के विषय में है जिन्होंने अपने अदम्य साहस, वीरता और बलिदान से छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित करने का काम किया है। अतः मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये वीरता पदक किन कारणों से प्राप्त होता है और क्या वीरता परायण उस काम करने में क्या उनकी जान भी जा सकती थी, और इसी में तीसरा बताएंगे कि वीरता घोषित करने की अथॉरिटी किनको है। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य स्वयं ही सेना के जवान रहे हैं और उन्होंने स्वयं भी वीरता का पदक पाया है। ये हम सब के लिए, पूरे सदन के लिए बड़े ही हर्ष का, बड़े ही उत्साह का विषय है और उनके द्वारा यह प्रश्न लाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बात ही अपनी प्रारंभ की है कि छत्तीसगढ़ के जवान, उनकी वीरता के संदर्भ में। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से समूचे सदन को यह कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ ही वो देश का वह प्रदेश है जिसने 24 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड, जो सशस्त्र बलों की पूरी ही संरचना में सबसे बड़ा अवार्ड किसी बल के लिए होता है, वो छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला हुआ है। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ 24 साल में हुआ है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के उपरांत 2024 में ये राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड छत्तीसगढ़ की पुलिस को मिला है और राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड मिलना ये किसी भी बल के लिए बड़े ही गौरव का विषय होता है। इससे बड़ा कोई और सम्मान किसी बल के लिए होता भी नहीं। ये जो विषय माननीय सदस्य ने कहा है, तो इसमें उन्होंने विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में विषय रखा है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये सब मैं बताऊं, मैं एक बार बता देता हूं कि भारतीय सेना परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये 3 इनाम भारतीय सेना के परिशिष्ट में पूरा दिया हुआ है। सदस्य पढ़ लेंगे, सभी पढ़ लेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए इसको जिक्र किया कि क्योंकि परिशिष्ट में जो दिया हुआ है, इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिए जाने वाले वीरता के क्षेत्र में 2 पदक का उल्लेख नहीं है, जिसमें पीपीएमजी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री और पीएमजी पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री। तो ये जिक्र नहीं होने के कारण क्या छत्तीसगढ़ शासन इसको वीरता पदक के रूप में सम्मान नहीं देती, या तो फिर इसका और कारण हो सकता है? मंत्री जी बताएंगे। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न के अनुरूप उत्तर बनाया गया है। प्रश्न यह था कि किसमें छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा सम्मान की राशि दी जाती, जैसे कि राष्ट्रपति का वीरता पदक पीपीएमजी जो हम कह रहे हैं या पीएमजी कह रहे हैं, पुलिस वीरता पदक, ये दोनों ही विषयों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार, जैसे राष्ट्रपति का वीरता पदक जिस जवान को मिलता है
जिस अधिकारी कर्मचारी को मिलता है उनको प्रतिमाह उनके तनख्वाह में 6,000 रुपया आजीवन दिया जाता है माननीय सभापति महोदय। और ऐसे ही वीरता पदक जो किसी जवान अथवा अधिकारी को मिलता है उनको 2,000 रुपया उनके वेतन में जोड़कर प्रतिमाह जीवन भर दिया जाता है और यह छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दिया जाता है माननीय सभापति महोदय। इसमें विशेष रूप से जो उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है और मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं उनकी, उन्होंने बहुत अच्छा विषय इस प्रश्न के माध्यम से लाया है और उन्होंने ये कहा है कि क्या सम्मान राशि दी जाती है क्या, तो वर्तमान में इन दोनों ही विषयों के लिए और एक छत्तीसगढ़ शौर्य पदक भी है, उसके लिए भी 1,500 रुपये की राशि उनकी तनख्वाह में जोड़ करके प्रतिमाह जीवन भर दिया जाता है। इन तीनों ही विषयों के लिए अभी एकमुश्त कोई राशि जिसको हम आपके प्रश्न के अनुरूप अगर कहें तो सम्मान राशि कोई दी जाती है क्या, ऐसा कहा है माननीय सभापति महोदय, तो यह अभी नहीं दी जाती। परंतु आज सदस्य माननीय राम कुमार जी के प्रश्न के उपरांत मैं बिल्कुल ये सोचता हूं कि बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण इस प्रश्न के माध्यम से किया गया है। इस पर जरूर ही चिंता करके और सरकार से भी बात करके इस पर कार्यवाही करेंगे। भविष्य में ये भी सम्मान राशि इस पर भी निश्चित की जाएगी। धन्यवाद सभापति महोदय। तो क्या इसमें इन 2 पदक जो छूटे हुए हैं इस सूची में, इनको भी सम्मिलित करने का काम करेंगे क्या? और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें केवल सम्मान राशि का जिक्र है और अबलिक भूमि है, तो क्या भूमि का प्रावधानित एक बार बता देंगे कि परमवीर चक्र से लेकर जो सेना मेडल का जिक्र आपने किया है, इसमें कितना कितना भूमि संबंधित पदक प्राप्तकर्ताओं को दिया जाना है, ऐसा एक बार जानकारी देंगे, क्योंकि इसमें नहीं है। माननीय सभापति महोदय, विषय मैं एक बार ध्यान दिला देता हूं। परमवीर चक्र है, उसके लिए राज्य की सरकार के द्वारा 20,000 रुपया प्रतिमाह जीवन भर के लिए तनख्वाह में जोड़कर दिया जाता है। ऐसे ही महावीर चक्र के लिए 10,000 रुपया प्रतिमाह जीवन भर के लिए तनख्वाह में जोड़कर दिया जाता है। वीर चक्र के लिए सभापति महोदय, 1 मिनट मंत्री जी, ये 20 लाख है कि 20,000 है? और राशि तो लिखा हुआ है लेकिन जमीन अबलिक दिया हुआ है, तो भूमि का कोई निर्धारित है कि इतना एकड़ दिया जाना है सभी पदकों पर? ये जो 20,000 मैं आपसे कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, ये 20,000 रुपये तनख्वाह के साथ जीवन भर के लिए है। मुश्त दिया है। हाँ, दोनों ही बात है। एक मुश्त है, इसमें 20 लाख दिया हुआ है। प्रश्न माननीय सदस्य का प्रश्न यह है माननीय सभापति महोदय कि सम्मान की राशि जो एक बार दी जाती है वह 20 लाख रुपया है। वह नियोक्ता देते हैं, जो उस जहां के एम्प्लॉय वो हैं वह देते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार उस पे क्या करती है, तो छत्तीसगढ़ के मान लीजिए परमवीर चक्र कोई प्राप्त करता है तो 20 लाख जो उनको मिलेगा, उनके जिन्होंने उनको, हाँ, उनकी संस्था जो देगी, मान लीजिए सेना है, सेना ही देती तो सेना देगी। छत्तीसगढ़ की सरकार 20,000 रुपया प्रतिमाह उनके जीवन भर के लिए उनको इस विषय पर देती। ऐसे ही सारे ही इसमें है। ठीक, सभापति महोदय, इसमें वो जमीन की बात कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि चाहे वो किसी भी राज्य में ड्यूटी करते हो, चाहे सेना के जवान हो या अर्धसैनिक के जवान हो या हमारे राज्य में ड्यूटी पर हैं, हमारे राज्य के स्थायी निवासी हैं वो लोग, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार फिर हमारे तरफ से उनको प्रोत्साहित करने के लिए या नई पीढ़ी के लिए प्रोत्साहन बने, उसके लिए हमारी सरकार क्या दे रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। जबकि हर एक मेडलों पर केंद्र सरकार द्वारा, जैसे कि तनख्वाह के साथ आपने जो बताया है, एक बार वो तो मिलता ही है। नहीं, मैं पुनः एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि मैं जो प्रश्न है वह सम्मान राशि का है। सम्मान राशि का अर्थ यह निकाला हम लोगों ने, और शायद माननीय सदस्य का भाव भी ऐसा ही है कि एक मुश्त राशि जो दी जाती है। अभी मैं एक बार थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं माननीय सभापति महोदय, जैसे परमवीर चक्र है तो 20 लाख रुपए की सम्मान राशि एक मुश्त दी जाती है और यह सेना के द्वारा दी जाती है। छत्तीसगढ़ के किसी जवान को अगर परमवीर चक्र प्राप्त होता है तो इस 20 लाख रुपए के अतिरिक्त 20,000 रुपया प्रतिमाह जीवन भर के लिए उनके तनख्वाह के साथ जोड़कर दिया जाता है और यह राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऐसे ही अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, यह भारतीय सेना के लोगों को, केंद्रीय सशस्त्र बल के लोगों को, हमारे पुलिस बल के लोगों को, रेलवे सुरक्षा बल के लोगों को, आम नागरिकों को ये चक्र दिए जाते हैं। और इन चक्रों के लिए भी स्पष्टता है कि मान लीजिए अशोक चक्र है तो यह भी 20 लाख रुपया है, एक मुश्त है, और 12,000 रुपया जो उनके नियोक्ता देंगे
अशोक चक्र को, जो जहां पर वो काम करते हैं वो देंगे। और 12,000 रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार प्रतिमाह देती, ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दिया हुआ है। लेकिन सभापति महोदय, इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि वीरतापूर्ण कार्य हेतु पदक प्राप्तकर्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जाने वाली राशि है। जैसे मंत्री जी बता रहे हैं कि 12 लाख जो है ना कौन देता है, जहां वो ड्यूटी करता है, लेकिन इसमें तो आपने ये लिखा है कि 20 लाख रुपया छत्तीसगढ़ शासन देती है, ये सम्मान राशि के रूप में, कि उसने इस राज्य के निवासरत था और वीरता का काम किया, इसलिए हमने उनको सम्मान दिया। तो ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ शासन दे रहा है कि जहां पे ड्यूटी कर रहा है वो दे रहा है। अभी जवाब आया ना मंत्री जी का। नहीं, माननीय सदस्य का कहना उचित है माननीय सभापति महोदय, ये ठीक उल्टा है, ये ठीक उल्टा है। मैंने जो कहा कि 20 लाख की राशि वो राज्य की सरकार देती है और जो नियोक्ता है वो माने मासिक मौद्रिक लाभ देते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के निवासरत तीनों सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल और पुलिस सशस्त्र बल जो छत्तीसगढ़ के हैं, इसमें जो भी वीरता के क्षेत्र में पदक प्राप्त करने वाले, जैसे पीएमजी, पीपीएमजी, वीरता के क्षेत्र में सेना पदक, युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल, शौर्य चक्र, कृति चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र जैसे विजेताओं को जिनको प्राप्त हुआ है या भविष्य में होगा, उनको भूमि संबंधी आजीविका के लिए प्रावधानित किए जाएं सहराशि। और राज्य में विभिन्न भर्तियों में भी प्राथमिकता, बिजली बिल में छूट, राज्य में बस सेवा जैसे प्राइवेट सेवा हो चाहे निजी, इस किराया में छूट, और स्वास्थ्य सेवा में बच्चों की पढ़ाई हेतु विशेष प्रावधान, और जीवन में एक बार खुद की जमीन खरीदी या घर खरीदी पर विशेष ब्याज दरों में छूट जैसे प्रावधान भविष्य में लेकर आएंगे क्या माननीय मंत्री जी? जी माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा विषय माननीय सदस्य ने कहा। वैसे भी इनको रेलवे का पास, आयकर में छूट और टेलीफोन पर छूट आदि आदि दिया जाता है। उपरांत भी समय बहुत बदल गया है और इस बदले हुए समय में नए प्रावधान भी इसमें होने चाहिए। जिन 3 विषयों पर प्रावधान नहीं है, पीपीएमजी है, पीएमजी है और छत्तीसगढ़ शौर्य पदक है, उस पर भी सम्मान राशि का प्रावधान होना चाहिए। इन सारे ही विषयों पर, चूंकि माननीय सदस्य स्वयं ही सेना के जवान रहे हैं और वीरता पदक प्राप्त है, मैं उनके साथ बैठ करके उसको निर्णय जनक ध्रुव, राज्य सरकार धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न, एक बस छोटा सा, माननीय मंत्री जी, प्रपत्र बा परिशिष्ट में आपने जो वीरता पदक प्राप्त का उल्लेख किया है, इसमें क्रम संख्या 16 में शहीद आरक्षक 717 का जिक्र इसमें लिखा हुआ है। तो क्या ये सरकारी गजट के अनुसार संबोधित किया गया है या तो फिर ऐसे ही? और अगर गजट के आधार पर संबोधित किया गया है तो क्या शहीद को मिलने वाले तमाम सुविधाएं या दर्जे उसके परिवार को प्राप्त हो रहा है क्या, कि शहीद आरक्षक 117 को? आप 17 नंबर पर कह रहे हैं तो शायद ये आरक्षक 16 नंबर शहीद आरक्षक 717 जगत राम कंवर जी, एसटीएफ, ये जो आप कह रहे हैं इसका मुझे पता करना पड़ेगा माननीय सभापति। श्री जनक ध्रुव। धन्यवाद सभापति। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सवाल है माननीय मंत्री जी से कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो ठेकेदार लोगों का जो पैसा है, जिसमें आपका जीएसटी है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, सुरक्षा निधि है, परफॉर्मेंस गारंटी है, रॉयल्टी राशि के भुगतान, जो कि 2024-25 और 25-26 में राशि 139 करोड़ 80 लाख रुपया भुगतान किया जाना था। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, कि प्रदान की गई है। मैं अपने खा में जवाब चाहा है कि अगर किया गया है तो किन किन मदों से, किसकी अनुमति से किया गया है। तो इसमें जी नहीं, उक्त राशि व्यय छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के सहमति के अनुसार जीएसटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉर्मेंस गारंटी, रॉयल्टी एवं अनुसरण मत के अंतर्गत लंबित देयों का भुगतान किया गया है, जबकि किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, अभी 2 मिनट पहले मेरे पास जानकारी अभी आया है। मैं समझता हूं पिछले मानसून सत्र में इसी विभाग से संबंधित मैंने जानकारी चाहा था, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी ने सदन को और माननीय मंत्री जी को गुमराह करने का काम किया गया, जबकि मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी था। और आज फिर से इसी से संबंधित, इसी विभाग से संबंधित जानकारी में प्रश्न करें ना। मैं वही चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि किन किन
ठेकेदार को यह राशि वितरण किया गया और कितनी कितनी राशि कब कब दिया गया? ठीक। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय जनक राम जी, माननीय सदस्य जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। बड़ा अच्छा प्रश्न लेकर आए और ये प्रश्न विभागों के लिए बड़ा संशय और बड़ी परेशानी का भी रहा है। और विशेष रूप से इस पे आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि विगत सरकार रही, विगत सरकार में 228 करोड़ रुपया जो जीएसटी का पैसा था, जो एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का पैसा था, जो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि इसको विषय को समझने के लिए इसकी आवश्यकता है। मैं ठीक है कह सकता हूं कि किसको कितना मिला, किसको वो अलग मामला है, लेकिन विषय को समझने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, रॉयल्टी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, लिक्विडेटेड डैमेजेस सिक्योरिटी आदि आदि विषयों को लेकर के अनुरक्षण मद में राशि मिलती है। और अनुरक्षण मद में जो राशि मिलती है वो राशि, अनुरक्षण मद में जो राशि मिलती है वह राशि दो बातों के लिए मिलती है। इन मदों के लिए भी मिलती है, साथ ही साथ उसमें नवीनीकरण भी के काम भी किए जाते हैं, सुदृढ़ीकरण के भी काम किए जाते हैं, मेंटेनेंस के काम भी उसी मद में होते हैं। अभी माननीय सदस्य ने जो पूछा है माननीय सभापति महोदय, वो यह पूछा है कि 24-25 और 25-26 में 139 करोड़ रुपया मिला है क्या? तो इस मद में मिला है माननीय सभापति महोदय, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देंगे इसके लिए नहीं मिला है। और वो कौन सी सिक्योरिटी डिपॉजिट है माननीय सभापति महोदय? सदन के समक्ष यह भी विषय जरूर आ जाना चाहिए। और उसमें मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि बजट नहीं था, बजट में प्रावधान नहीं था, वित्त विभाग की अनुमति नहीं थी, फिर भी 2023 में एक टेंडर लगा दिया गया, वो काम शुरू हो गया माननीय सभापति महोदय। ऐसे ही बजट में प्रावधान नहीं था, वित्त विभाग की अनुमति नहीं थी, फिर भी जुलाई 2023 में एक टेंडर लगा दिया गया और वो टेंडर का भी काम शुरू हो गया। अब जब नई सरकार इसमें एसडी, पीजी, एपीएस, रॉयल्टी माने एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस गारंटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रॉयल्टी, जीएसटी, इन सारी चीजों के भुगतान की राशि जो 228 करोड़ था, ये सारे ही राशि का उसके माध्यम से भुगतान कर दिया गया। ये जो बजट का पैसा नहीं है माननीय सभापति महोदय, ये जो पैसा है ये बजट का पैसा नहीं था, ये ठेकेदारों का पैसा था जो विभाग के पास था और सन 2022-23-24 में इसके माध्यम से 22-23-24 में इसके माध्यम से भुगतान कर दिया गया। और इसलिए ठेकेदारों के वो पैसे नहीं मिले। फिर नई सरकार बनी, विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने कोशिश की इस बात की कि भाई ये ठेकेदारों के पैसे नहीं रुकने चाहिए विभाग के पास, उनका काम हो गया तो उनके पैसे वापस मिल जाने चाहिए। तो हमने वित्त विभाग से आग्रह किया कि हमको इस मद में हमको अनुमति दी जाए कि हम ये राशि वापस कर सकें। ये वित्त विभाग को हमने पत्र लिखा माननीय सभापति महोदय। इस पत्र के माध्यम से सारे ही कामों का, चूंकि मद एक ही होता है, उस मद में सारे ही कामों के लिए हमने अनुमति मांगी। हमको कुछ अनुमति मिली और उस मिलने के बाद कुछ काम उसमें कराए गए जिसका डिटेल भी मेरे पास उपलब्ध है। कुछ काम कराए गए जो संधारण के काम थे और कुछ लोगों को उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि के पैसे भी वापस किए गए जो सबसे पुराने थे, उनको वापस किए गए माननीय सभापति महोदय। नाम अगर चाहे माननीय सदस्य तो वो मेरे पास है, मैं पढ़ देता हूं, ये पूरी सूची है माननीय सदस्य महोदय, माननीय सभापति महोदय कहेंगे मैं इसको उपलब्ध करा दूंगा। आप क्या चाहते हैं उसमें पूछ लीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जब भी मेरा प्रश्न लगता है और इसमें उद्भूत नहीं होता करके प्रश्न आता है, और अभी 2 मिनट पहले मुझे जानकारी मिला है, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि संबंधित विभाग के अधिकारी इस प्रकार के जवाब देने से बरतें ताकि सदन को जानकारी या विभागीय मंत्री को गलत जानकारी न दें। और दूसरी बात, मेरा आखिरी प्रश्न है माननीय सभापति महोदय, जो 2023-24 के पहले की स्थिति में जो पूर्व वर्षों की राशि 181 करोड़ 90 लाख रुपया है, क्या इसके लिए कोई इस साल बजट में इन राशि को देने के लिए, संबंधित ठेकेदार को देने के लिए कोई राशि का प्रावधान इस बजट में रखा गया है? माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही स्पष्ट किया इस विषय पर कि अनुरक्षण अनुदान मद है, उस मद के अंतर्गत नवीनीकरण और पेच रिपेयरिंग और 5 साल का संधारण, ये तीनों ही दिया जाता था।
ये नई सरकार बनने के बाद ये किया गया है कि अनुरक्षण अनुदान मद को अलग किया गया है और सुदृढ़ीकरण की मद को अलग किया गया है। वित्त विभाग ने बड़ा अच्छा काम किया माननीय सभापति महोदय, दोनों ही मद अलग कर दिए, क्योंकि ये जो घटना पिछली बार हुई थी 228 करोड़ रुपए उस मद से जारी कर दिए गए थे, ये न हो, और इसलिए अब ये दोनों मद अलग अलग है। इन मदों में प्रावधान है, हम वित्त से अनुमति लेकर के इनके भुगतान आगे करेंगे माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उक्त राशि में जो निविदा आमंत्रित किया गया, कार्य कराया गया, किस नीति के तहत कराया गया, क्या उस राशि पर ये निर्माण कार्य कराए जा सकते थे क्या? ये पहला प्रश्न है मेरा। दूसरा पूछ लो ना दोनों। दूसरा और इस अनियमितता के लिए क्या जी उसकी जांच कराएंगे? दूसरा, जब और दोषी के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, पूछ लीजिए एक बार उसी में आ रहा हूं माननीय सभापति महोदय। वित्त विभाग ने जब आपको राशि रिलीज की है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि दोषी अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। बताइए मंत्री जी। वित्त विभाग, माननीय मंत्री जी, मामला बहुत गंभीर है। 50 करोड़ से ऊपर का सीबीआई जांच होती है। आपके विभाग ने तो कोई कार्रवाई नहीं की वित्त विभाग के जानकारी के बाद। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, ये सरकार को सीबीआई जांच की बड़ी लंबी अनुभव है, उस अनुभव का उपयोग इसी में कीजिए। और मैं चाहता हूं कि सीबीआई जांच की घोषणा कीजिए, क्योंकि आपके विभाग से अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक, उत्तर आपकी के सरकार में वित्त विभाग ने बड़ी जल्दी सीबीआई पर भरोसा हो गया सभापति महोदय। मामला 200 करोड़ का है। द्वारका दीजिए मंत्री के जवाब। मंत्री जी, जरूर सीबीआई जांच की घोषणा कीजिए इसमें। मामला फरवरी 2023 का है माननीय सभापति, जुलाई 2023 का है माननीय सभापति, और उसके उपरांत भी अभी नई सरकार बनने के बाद इसमें विभागीय जांच तो होगी ही होगी माननीय सभापति महोदय, सजा भी होगी निश्चित रूप से। माननीय सदस्य अगर ये कहते हैं कि उनको केंद्रीय एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास है, आपको कह दें तो कुछ आगे भी सोचा जाए। सारी निष्पक्ष जांच करेगी तो बिल्कुल भरोसा है। जांच ही एजेंसियों पर विश्वास है, ऐसा माननीय सदस्य कह दें अगर, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और चलिए, मैं तो बोल दिया जांच निष्पक्ष हो, भरोसे की बात बोले हैं तो निष्पक्ष जांच हो, मैं भरोसा दिला दिया। कर दीजिए घोषणा सीबीआई जांच की। कुंवर सिंह निषाद। माननीय सभापति महोदय, मामला गंभीर है। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। माननीय सभापति महोदय का जवाब आ गया। किस स्तर के अधिकारी जांच करेंगे? सदन से कराएंगे क्या, विधायक दल से? इसमें प्रारंभिक विभागीय जांच संस्थित करना आवश्यक है माननीय सभापति महोदय। उसकी भी प्रशासकीय अनुमति वो हो चुकी है 16 जनवरी को, और उसके लिए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी से प्रारंभिक जांच करवाएंगे। विभागीय जांच जो उसमें निकल कर आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। कब तक जांच हो जाएगी माननीय मंत्री जी? एक बार विभागीय जांच संस्थित हो जाने दीजिए, मैं निश्चित रूप से उसको करूंगा। मतलब आप एकदम मत सोचिए, मामला ही नहीं है, इस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए भाई। माननीय सभापति महोदय, समय निर्धारण करेंगे क्या जांच का? माननीय मंत्री जी, आपसे अनुरोध है। मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, इसमें ये विषय बहुत बाद में ध्यान आया, और ध्यान में आया वित्त विभाग ने जब ये कहा कि भाई ये नहीं हो सकता था, हमारे हिसाब से तो वो 228 करोड़ दे दिए थे, लेकिन ध्यान ये आया कि ये तो सरकार का पैसा ही नहीं था जिसको सरकार के काम में उपयोग कर दिया गया। तब समझ में आया कि अपराध हुआ है, और ये उस समय के अधिकारियों को, उस समय के मंत्री के लोगों को करना नहीं था। मुझे कंफर्म करना, एक मिनट, तब यह स्पष्ट हुआ माननीय सभापति महोदय। इसीलिए इस पर विभागीय जांच की मैं बात कर रहा हूं। इसकी विभागीय जांच करवा करके प्रतिवेदन आने दीजिए, उसको भी स्पष्ट रखेंगे, और जैसा प्रतिवेदन आएगा उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। श्री कुंवर सिंह निषाद। माननीय सभापति महोदय, आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के गबन का मामला मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था, और माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। मैं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस अस्पताल में, सीएचसी अर्जुंदा में, उस समय कार्यरत
जो 2 कंप्यूटर ऑपरेटर थे, माननीय सभापति महोदय, प्रवीण कुमार और जितेंद्र कुमार, इन्होंने खुद स्वीकार किया है आवेदन के माध्यम से कि हमें वहां के डॉक्टर के द्वारा दबाव डालकर यह कृत्य करवाया गया है, तभी हमने ये राशि उनके खाते में डाला है। और उसके बाद माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं, और उसके खिलाफ पूरे वहां के अस्पताल के पूरे कर्मचारी ने जी थाना प्रभारी को FIR करने का भी निवेदन किया, और सारे अधिकारी कर्मचारी का यहाँ पर आवेदन की पूरी कॉपी है। आप चाहे तो मैं पटल पे रख दूंगा माननीय सभापति महोदय। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, ये दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने ये कृत्य किए हैं, और उस समय तत्कालीन अधिकारी थे डॉक्टर सोनी, जिसके संरक्षण में काम हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने CHC अर्जुंदा में आयुष्मान पर अनियमितता की इन्होंने शिकायत की थी, और माननीय विधायक जी खुद ही शिकायत किए थे माननीय सभापति महोदय, और इनकी शिकायत पर विभाग ने उस पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कराया, और जांच कराने पर यह पाया गया उसमें जून तक जो है आयुष्मान की एंट्री TPA करती थी, और जून के बाद खत्म करने के बाद नए TPA की नियुक्ति जुलाई से उस पर एंट्री करना चालू कर दी है। और 320 ऐसे प्रकरण थे जिन पर कोई फर्जी रूप से एंट्री करने का वो नहीं है, मतलब कि कोई मरीज आया नहीं कि भरते उसका एंट्री कर दिए। वो जो इंसेंटिव राशि है वो दूसरे कर्मचारियों के नाम पर उसमें एंट्री हो गया। तो उस पर जब जांच की गई तो ये पता चला वो 4 लोग इसमें थे, 2 पुराने TPA जिन्होंने एंट्री किया और 2 जो है नए। तो नए लोगों ने कहा कि हमारी ID चोरी करके इन्होंने एंट्री किया, और जब उनसे पूछा गया पुराने वालों से तो बोले कि इन्होंने हमसे मदद मांगा कि हमको अभी आइडिया नहीं है, नए नए हैं, इसलिए मदद कीजिए। तो उस पर माननीय सभापति महोदय जांच हुआ। जांच के बाद जो है वैसे हमारे जो आयुष्मान के इंसेंटिव हो या राशि हो तत्काल खाते में नहीं जाता पैसा। उस प्रकरण को पहले हॉस्पिटल से CHC या PSC से डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, जिला से फिर प्रदेश में जाता है, और उसके अलावा मल्टी लेवल ट्रैकर्स हमारे लगे रहते हैं। तो उस केस को ही फिर से निरस्त कर दिया गया, और किसी प्रकार की उसमें आर्थिक अनियमितता हुई नहीं। और चूंकि इन दोनों का बयान विरोधाभास था और किसी प्रकार का आर्थिक अनियमितता इसमें नहीं हो पाई, इसलिए जांच टीम ने यह अभिमत दिया कि जो वहां के जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको एक बार हम लोगों ने उनको नोटिस भी दिया, और वो भी किया कि भविष्य में इस प्रकार की जो है लापरवाही ना हो, इसका ध्यान रखें। किसी का ID पुराने नए में भावनाओं में न दें, जिसका ID हो काम करे जिस लेवल का है, और किसी डॉक्टर ने जानबूझकर कहीं नहीं कराया। माननीय सभापति महोदय, ये स्पष्ट थाने में FIR वो करने गए थे, वहां के पूरे कर्मचारी, स्टाफ के कर्मचारी पूरे, कि उनके ID पासवर्ड को चोरी करके और सीधा सीधा उनके खाते में पैसे डाला जा रहा है, और पैसे ट्रांजैक्शन हो भी गया था। उसके बाद जानकारी जब इन्होंने एक FIR किया तब वो उसके खाते से पैसे फिर जिला में आया और वहां होल्ड करके रख दिया गया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहूंगा, और साथ ही उसने स्पष्ट लिखा है, वो दोनों आवेदक जो ऑपरेटर थे, कि डॉक्टर बोरकर के कहने पर हमने ये कृत्य किया है, और हमने जो कृत्य किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ये स्पष्ट उन्होंने कहा है माननीय सभापति महोदय कि ये छोटी मोटी मामला नहीं है, लगभग 60 से 70 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन का मामला है। ये तो आप पकड़ में आ गया तो समझ ये कब से चल रहा था। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जांच समिति आपने बनाई है, कब कब उसकी जांच में मुझे जानकारी नहीं। एक बार विधायक के साथ ये जांच समिति बनाकर मुझे भी उस संबंध में जानकारी प्रेषित करेंगे, मुझे उस कमेटी में शामिल करेंगे क्या, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि पैसा एंट्री हो गया था, तो मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूं कि जिला तक जाने से नहीं होता, वो प्रदेश में जाएगा, जब पुष्ट हो जाएगा तब पैसा हो जाता है। और किसी प्रकार खाते में पैसा नहीं गया था, वो जरूर है कि गलत एंट्री हो गया था, उसको कैंसिल किया गया। और माननीय विधायक जी ने जैसी शिकायत किया उसके दूसरे दिन हमारी विभाग ने टीम बना दिया और समय सीमा में माननीय सभापति महोदय जांच भी किया।
और उन्होंने जिनके नाम ले रहे हैं, जो 2 नाम पुराने वाले, उनका इसमें लिखित में बयान है माननीय सभापति महोदय। या तो मैं इनको दे भी दूंगा या बोलिए पढ़ देता हूं। जो जितेंद्र कुमार बारले, जो वहां पुराना मेरे पास है, उनकी कॉपी मेरे पास है माननीय सभापति महोदय, वो मेरे पास है। हाँ, उसने कहा कि वो जो नए डाटा एंट्री ऑपरेटर है उन्होंने मदद मांगी तो उन्होंने मदद किया। उसने ये नहीं बोला है कि कोई गलत तरीके से कोई डॉक्टर ने। मैं आपको दे दूंगा, अगर आपके पास गलत जानकारी होगी माननीय मंत्री जी, तो मैं आपको पूरा स्पष्ट जानकारी दे दूंगा। और इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से का जो रिपोर्ट है उसी को मानेंगे। अब आपकी जानकारी को तो सदन में माना नहीं जा सकता है। मैं पटल पे रख दूंगा माननीय सभापति महोदय के आधार पर। मैं आप पटल में रख दूंगा। पूरी शिकायत है, शिकायत के पास कोई अधिकृत दस्तावेज हो तो नियम प्रक्रियाओं के तहत आप रख दीजिए पटल पर, अगर अनुमति दें सभापति जी तो। बिल्कुल। लेकिन मैं जो जांच रिपोर्ट है, मेरे विभाग का रिपोर्ट है, और आपके शिकायत पर समय सीमा में हमने जांच किया और किसी प्रकार का पैसा नहीं डाला गया। ये जरूर एक चेतावनी दिया गया, गलत एंट्री मानवीय त्रुटि हो जाता है। और इन दोनों के लोकल हैं चारों डाटा एंट्री ऑपरेटर, और उनके विरोधाभास थे माननीय सभापति महोदय। हो सकता है कि वो मदद मांगे हो, गलत एंट्री हो गई हो, लेकिन उसमें भुगतान नहीं हुआ। इसलिए इतना बड़ा अपराध नहीं था कि इसमें एफआईआर कराते। संबंधित संस्था के जो प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में गोपनीयता का ध्यान रखा जाए और ऐसी त्रुटि नहीं होना। माननीय सभापति महोदय, ये ट्रांजैक्शन के बाद उस प्रवीण कुमार ने संबंधित जो वहां के कर्मचारी उसको व्हाट्सएप किया है कि इंसेंटिव आपके खाते में आ गया, मुझे कुछ दे देंगे उसमें से राशि, ये स्पष्ट उन्होंने उल्लेखित किया है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक आर्थिक अनियमितता का मामला है माननीय सभापति महोदय, क्या उसके खिलाफ जांच करेंगे? क्या वो कमेटी बनाकर जिसमें मैं भी शामिल हूं? यदि आप अपने जांच से संतुष्ट, तो मैं तो इस जांच से संतुष्ट नहीं माननीय सभापति महोदय। एक बार मैं चाहता हूं फिर इसमें उसके तह तक जांच होनी चाहिए। और दूसरा इसी का एक मामला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी का आया था, जिसके संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री जी जब बैठक में गए थे बालोद में, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 से 70 लाख गबन का मामला आया था, जिसमें वहां के ऑपरेटर हिरेन कुमार साहू, जिन्होंने डॉक्टर नागेंद्र आवटे, अरुण पांडे, अर्पण सांडिल, उत्तम साहू और गुलशन कुमार के नाम से पूरी राशि उनके खाते में डालता था और लगभग उनसे 50% की राशि वो अपने खाते में लेता था। जब यह मामला आया तो तुरंत उसे हटा दिया गया। और वहां के जो डॉक्टर नीरज भूसाखरे हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ जांच किया था, उसके खिलाफ भी जांच चल रही है। मतलब जो डॉक्टर आवेदन किया है कि इसमें जांच होनी चाहिए, तो उसी डॉक्टर के खिलाफ जांच हो रही है। ये बड़ा मामला है माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से भी माननीय मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि ये हिरेन कुमार जो अभी तक फरार है, उसके खिलाफ जांच करेंगे क्या, और जो दोषी डॉक्टर हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, इनके जो पहला जो प्रश्न है उस पर मैं फिर बताना चाहूंगा कि खाते में किसी प्रकार पैसे नहीं आए तो व्हाट्सएप में क्या मंगा होगा पैसा? वो प्रक्रिया में जिला लेवल से ऊपर गया नहीं, वहां से वापस कर दिया गया। और दूसरा जो जांच है, जो माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि जिले लेवल तक पैसे का ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद आप नहीं जिला लेवल तक कागज गया, जिला पैसा तो प्रदेश से डलता है। एक बार फिर से प्रक्रिया समझ लीजिए जी। जैसे अभी कोई आयुष्मान का एंट्री हुआ हॉस्पिटल का, मान लीजिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्जुनता, वहां से एंट्री होके जाता है जिला में हमारी टीम है, वो देखती है कि सही है या गलत है। एंट्री केवल जिला लेवल तक पहुंची थी, इसके बाद फॉरवर्ड करते हैं प्रदेश में, फिर प्रदेश की टीम ओके करती है, फिर राशि जो है डायरेक्ट जो है उनके खाते में जाता है जिनको इंसेंटिव देना है। माननीय सभापति महोदय, चूंकि आर्थिक अनियमितता का मामला है और योजनाबद्ध तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा था, इसमें साफ एफआईआर कर देनी चाहिए। जांच करेगी पुलिस और उसके बाद प्रस्तुत करेगी विभाग को कि किसने क्या गलती की, कहां घालमेल है। आप एफआईआर करेंगे क्या? जी नहीं। बुलंद सिंह मरावी। माननीय सभापति महोदय, छोटी मोटी बात नहीं कि संबंधित वहां के कर्मचारी पूरे थाना प्रभारी को एफआईआर करने के लिए लिखे हैं। वहां पर बुला के उन दोनों कर्मचारियों से बयान लिया जाता है, वो स्वीकार करते हैं कि डॉक्टर बोरकर के माध्यम से हमने कृत्य किया है। उसके बाद फिर ये प्रमाणित नहीं हो रहा, पर ये कहीं न कहीं उस डॉक्टर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं माननीय मंत्री जी, इसके डॉक्टर के संबंध में कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, ये कोई भी हमारा जो नियम कानून है, संविधान नियम परंपराओं से चलता है। कोई 100 आदमी भी किसी के खिलाफ बोल देंगे एफआईआर करो एकजुट होकर, तो उस पर एफआईआर नहीं किया जा सकता। वित्तीय अनियमितता हो ही नहीं माननीय सभापति महोदय। ये इनकी माननीय सभापति जो प्रारंभिक मान चुके हैं कि वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। मेडिकल स्टाफ के लोग जाके वहां एफआईआर कराते हैं कि हमारे आईडी को
चोरी करके दूसरे ने यूज किया, तो ये तो 420 का भी मामला बनता है माननीय सभापति महोदय। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि एफआईआर में अभी तक जो एफआईआर हुआ है उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, विभाग की ओर से एफआईआर का विषय नहीं है, विभाग की नहीं, मेडिकल और स्टाफ ने जाकर FIR एफआईआर की विभाग को जानकारी भी नहीं। माननीय मंत्री जी, विभाग के स्टाफ ने जाकर एफआईआर कराया। एफआईआर में ये स्पष्ट कहा है कि हमारे आईडी को चोरी करके दूसरे तरीके से यूज किया गया। तो ये तो 420 का मामला है। आपके आईडी को मैं यूज करूंगा गलत तरीके से, 420 लगेगा ना। तो यही वहां एफआईआर में क्या क्या कार्रवाई हुई ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, विषय की स्थिति को समझिए। देखिए, हम किसी को नहीं बचा रहे हैं, क्यों बचाएंगे? वो चारों लड़के उसी बात है ही नहीं। एफआईआर हुआ है, इन्हीं विधानसभा एफआईआर हुआ है। एफआईआर में क्या कार्रवाई हुई? एफआईआर विभाग की जानकारी में नहीं हुआ है और सदस्य भी बोले एफआईआर कराने गए थे। मुझे लगता है कि एफआईआर नहीं हुआ होगा। ये मैं पुष्ट जानकारी नहीं हुआ होगा मत बोलिए ना, नहीं हुआ है। नहीं, विभाग की जानकारी में एफआईआर नहीं हुआ है। श्री भूलन सिंह मरावी। माननीय सभापति महोदय, उसी में एक प्रश्न और था मेरा सभापति महोदय, देवरी का मैंने भी प्रकाश में डाला था। ये भूलन सिंह मरावी प्रश्न करेंगे। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट सभापति महोदय, ये 60 से 77 लाख सूरजपुर के संबंध में देवरी सीएससी के गबन का भी मामला, देवरी का भी ये प्रकाश में माननीय सभापति महोदय, और उसमें पूरी तरीके से जो डॉक्टर आरोपी उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है और जिसने वो स्वीकार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। माननीय सभापति महोदय, जवाब में आया जनहित का मामला। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सवाल का जवाब देता हूँ। नहीं माननीय, और 2 पद रिक्त है, इसका जवाब मेरा प्रश्न है माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय जवाब दे रहे, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अधिकारी जवाब चाहूंगा। का पद कितना रिक्त है और कितने पद स्वीकृत है? माननीय मंत्री जी, एफआईआर के लिए दिए थे, तुरंत उनको स्टाफ को बुलवाएं। माननीय सभापति महोदय, जिला चिकित्सालय सूरजपुर के बारे में माननीय सदस्य ने पदों के बारे में पूछा है। वैसे उन्होंने जो मेडिकल ऑफिसर है उनके बारे में ही पूछा है। तो वहां नियमित 16 पद स्वीकृत हैं, 14 उसमें भरे हैं और 2 रिक्त है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, ये 2 पद जरूर रिक्त हैं, लेकिन 7 हम एनएचएम से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे हुए हैं। इस प्रकार वहां पे 21 जो मेडिकल ऑफिसर हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं 16 हैं, 9 नियमित से और 7 जो एनएचएम से रखे हैं। इस प्रकार से वहां ये जो मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। माननीय सभापति महोदय, जो जानकारी में है कि 16 पद स्वीकृत है और 14 पद कार्यरत हैं, इसमें मेरी जानकारी में आया है कि मात्र वहां पर 7 डॉक्टर पदस्थ हैं, बाकी डॉक्टर कहाँ हैं? माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे। माननीय सभापति जी, ये हमारे रिकॉर्ड में तो 14 हैं, हो सकता है कि मंत्री जी मात्र अभी की स्थिति में 7 हैं मंत्री जी। नहीं, हमारे पास जो नहीं मंत्री जी क्या है, अभी जो प्रदेश में मामला आ रहे हैं वो लगातार उठ रहे हैं। उस दिन आपने घोषणा भी किया, डॉक्टर वहां पदस्थ है, सुविधा अनुसार वो लोग अपना अटैच करा लेते हैं, वो पद भरा हुआ दिखता है, आपके यहां से जवाब चला जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर है नहीं। ऐसे ही कई जगह का मामला आया है। तो भूलन सिंह जी जो पूछ रहे हैं, एक बार आप पता करवा लीजिए। मुझे जानकारी में आया माननीय सभापति महोदय कि 6 डॉक्टर जो है पीजी करने चले गए हैं और 1 डॉक्टर सस्पेंड है वहां। तो खुद ही जवाब दे रहे। तो मात्र वहां पर कुल अभी की स्थिति में 60 डॉक्टर ही पदस्थ हैं। अब वो मेरे जवाब को खुद ही बता दी माननीय सभापति महोदय कि 6 पीजी करने गए हैं और 1 तो आप बता नहीं रहे थे ना, तो वो बता दिया। क्योंकि पीजी का वो हम रोक नहीं सकते। सभापति महोदय, जैसे नीट क्लियर कर लेते हैं, माननीय उनको मंत्री भेजना जी, पड़ता है। आप जो उस दिन घोषणा किए हैं वो कब तक के हो जाएगा? अभी तक धरातल में नहीं, नहीं, हमने दूसरे दिन उसकी प्रक्रिया चालू कर दी। लेकिन धरातल में अभी कोई वापस नहीं आए हैं। नहीं आएंगे, कार्रवाई होगा, नहीं आएंगे तो। माननीय मंत्री जी हमारे बोल रहे हैं उसमें मत भूलिए ना, उसको दीजिए। उनको पूछने दीजिए। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो पद रिक्त है वो कब तक भरे जाएंगे? क्या है कि जिला हॉस्पिटल का मामला है, वहां पर जब मरीज जाते हैं हॉस्पिटल में तो उनका सही उपचार नहीं हो पा रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कब तक उसको। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी की चिंता बहुत जायज है और मेरे गृहग्राम के बगल जिला भी है, तो मैं भी चाहता हूं स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों।
आपका ही जिला मान लीजिए उसको। हाँ, अपनी जिला मान ले। और हम लोगों ने अभी भर्ती प्रक्रिया जो प्रारंभ कर रहे हैं इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों का और मेडिकल ऑफिसर्स का, तो निश्चित रूप से प्राथमिकता से वहां करेंगे। नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती 225 पदों पर नर्स और कुल मिलाकर 525 पदों का व्यापम से हम लोगों ने कर लिया है, तो नीचे का भी स्टाफ देंगे और प्रक्रियाधीन है। और शीघ्र ही आप लोगों के जैसे ही डॉक्टर की उपलब्धता होती है या अटैच होंगे, जो आपकी जानकारी में है, तो अटैचमेंट का हमने घोषणा किया है, जल्द ही आपके हॉस्पिटल में ज्वाइन करेंगे। सुनिए जी। माननीय धन्यवाद सभापति जी। थोड़ा सा मेरा माननीय इसी- सभापति महोदय, एक माननीय सभापति महोदय, अपने जो जिला है, जिला हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल में बहुत सारे उपकरण है जांच करने के लिए, लेकिन वहां पर जब मरीज जाते हैं जिला हॉस्पिटल में तो उनका हॉस्पिटल में जांच नहीं होता है, उनको डॉक्टरों के द्वारा बाहर भेजा जाता है जांच के लिए, जबकि उपकरण रहते हुए भी वहां पर उनका जांच नहीं आएगा हो पा मंत्री रहा। जी एक जवाब है। माननीय सभापति महोदय, वहां जिला हॉस्पिटल में भी नियमित जांच हो रही है और पूरे उसमें उपकरण भी उपलब्ध हैं। उनके यहाँ सीटी स्कैन मशीन भी हम जल्द ही चालू करने वाले हैं, स्थापित हो गया है। नहीं माननीय मंत्री जी, वो तो है, मशीन है वहां पर, लेकिन वहां जांच नहीं होता है। वहां जो डॉक्टर है वो भेज देते हैं बाहर प्राइवेट में, टेक्नीशियन नहीं होता। प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं, जांच करा कर आते हैं। बोल दिया उसने। माननीय सभापति महोदय, वैसे अब सदस्य जी बोल रहे हैं तो इनके नॉलेज में देना चाहूंगा कि जांच बराबर हो रहा है। हमारे यहाँ अभी इसी साल का बता दूं, फरवरी तक जो एक्सरा हुआ है 18,308 हुआ है, सोनोग्राफी 1841 हुआ है और सीबीसी टेस्ट 58,294 हुआ है। सुनील सोनी जी एक प्रश्न करेंगे। धन्यवाद सभापति जी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है, भाटा गांव शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सबसे ज्यादा जहां पर मरीज जांच कराने आते हैं, लगभग रोज 400 से 500 लोग आते हैं, उसमें पांच जो है, क्या हो गया अजय जी, उसमें 5 जो है डॉक्टर के पद स्वीकृत है, लेकिन 1 साल से अधिक हो गया। मैंने विभाग की जानकारी में भी लाया, केवल 1 डॉक्टर आता है, केवल 1 डॉक्टर। तो वहां 5 पद स्वीकृत है, वो 5 डॉक्टर कब आएंगे, मेरा प्रश्न ये है। माननीय सभापति महोदय, वैसे प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। डॉक्टर अभी धुरंधर देखने गए हैं, धुरंधर पार्ट 2 माननीय खत्म हो सभापति जाएगा जी, तब वैसे आएंगे प्रश्न माननीय उद्भूत नहीं होता है, परंतु माननीय वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं सभापति और महोदय, इनकी प्रबोध चिंता- इनकी माननीय चिंता है, सभापति महोदय, तो निश्चित रूप से उसको हम श्री देखवाएंगे। प्रबोध मंत्री मिंज जी, यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। प्रबोध मिंज जी हर हॉस्पिटल के यही मानखौदा, स्थिति डबरा, है। चंदरपुर सब सभापति जगह महोदय, वही इसी में है। एक प्रश्न, इसी में कहीं एक प्रश्न पर छोटा कोई सा। डॉक्टर क्या का है, जरूरत है। सब लोग यदि प्रश्न करेंगे तो प्रश्न आगे बढ़ेगा नहीं। इसी से संबंधित, प्रबोध इसी मिंज से जी। संबंधित महोदय। माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न माननीय गृह मंत्री जी से था कि ये सरगुजा जिले में जो पुलिस थाने हैं और चौकियां हैं, वो कौन कौन सी चौकी नहीं बनी है, थाने नहीं बने हैं। उसमें उन्होंने जवाब दिया है कि मेरे क्षेत्र में रघुनाथपुर में चौकी नहीं है और होली क्रॉस हॉस्पिटल के पास जो चौकी है और किरजू में। अब बाकी जगह तो बन गए, लेकिन मेरे जवाब में आया है कि भवन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण भवन नहीं बनाया गया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि ये कब तक ये भवन अपने स्वीकृत कर दिए जाएंगे रघुनाथपुर पुलिस चौकी और बाकी चौकियों के लिए। मंत्री जी प्रश्न क्रमांक 5 में माननीय मंत्री जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी, मैंने ये प्रश्न किया था कि पुलिस थाने और जो पुलिस चौकियां हैं सरगुजा जिले में कौन कौन सी पहला नहीं इसमें बनी। है कि मंत्री प्रश्न भी कर रहे थे, सदस्य और मंत्री जगात भी है। माननीय मंत्री जी, आपने जवाब तो आ गया है। आपने जवाब में कहा है कि रघुनाथपुर पुलिस चौकी में भवन नहीं है, भवन विहीन है जी, और केरजू में भवन नहीं कब है, तक बनाएंगे? और होली क्रॉस के पास भवन नहीं। अब वो जगह का मसला है माननीय सभापति महोदय, वो जो सड़क के ऊपर एक जगह मिल जाए इसके लिए विभाग प्रयासरत है। माननीय सदस्य ही मैं आग्रह करूंगा, उन्हीं का क्षेत्र है, कि वो एक जगह दिला दें। विभाग में राशि अभी है भी, वो तुरंत ही बनवा लिया जाएगा। तब तक के जो स्थानीय प्रशासन ने दिया हुआ है जो भवन, उस भवन पर संचालित है वो। माननीय मंत्री जी, आपका जवाब तो आ गया है। मैं 9 वर्षों से तो 8 वर्षों से भवन नहीं बन पाया आज तक,
विभाग खोजता रह गया, लेकिन मैंने कल ही भवन के लिए जगह खोजी है और ग्राम पंचायत से उसका एनओसी और प्रस्ताव भी आ गया है। वहां सुमेरपुर ग्राम पंचायत है, उस पंचायत के दरीडी है जो रघुनाथपुर के एक तरफ में, एक छोर में है, वहां जगह उपलब्ध हो गई है। भवन उसके लिए स्वीकृति हो जाएगी क्या, उसको कब तक कर देंगे? निस्संदेह माननीय सभापति महोदय, मैंने पूर्व में ही कहा कि श्रीमती चात्री ने जगह का ही विषय है, माननीय सदस्य उसको फैसिलिटेट करा देंगे तो तुरंत ही हो जाएगा। ठीक। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सवाल करे रहे हूँ पंचायत विभाग ले, जेमा मोर 15वें वित्त के राशि और मूलभूत के राशि के सवाल रही से उमे मंत्री महोदय जी के जवाब आए हवे कि केंद्र सरकार ले राज्य सरकार ला 15वें वित्त के राशि जो है समय सीमा में भेज दिए गए रही से, और वो राशि जो है जिला मन में भी समय सीमा में स्थानांतरित हो गई रही से। मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय जी से कि ये जो राशि है ये जिला ला कब हस्तांतरित करेगी? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य हमेशा ही बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछते हैं तहाले पूरा विभाग वही प्रश्न ला इंजन मान के दौड़ते। बड़ा अच्छा प्रश्न हमेशा रहते इनकर, अब एहू बार जिन बात आई से तेन ला स्पष्टता हो भी जाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। फिर दूठी बात है, एक थी 23-24 के बाद है, 23-24 से, और एक ठन 24-25 और 25-26 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद ला तो मैं आप ला लिख के दे हूं एमा, ये पाछू में प्रपत्र में दे हूं, तो वो प्रपत्र में दिवाए है तिन्हा वर्षवार दिवागे। फिर मैं सोचा था इसे हो कि माननीय सदस्यता जिन पूछे हैं तिन्हा पूछिन है कि 24-25 के मूलभूत की राशि कैसे गड़बड़ हुई, देरी हुई इसकी क्या? वही बात है क्या? अब दे दे मंत्री महोदय जी, बस मैं ये कहना चाहा था कि आप यहाँ से जो राशि हाँ। जिला पंचायत सीओ ला भेजे हो वो कब हस्तांतरित हुई? हाँ, मैं बताया था पूरा चिकन बात ला एकदम स्पष्टता के साथ आप लोग क्लियर कर देता हूँ। इमा 2 प्रकार के मद है माननीय सभापति महोदय, एक है आबद्ध और टाइड, और एक थी अनटाइड। अनटाइड भी 2 किस्त में मिलते और टाइड भी 2 किस्त में मिलते। तो टाइड जिन अनटाइड फंड है तेखर प्रथम किस्त मिली से 6/9/24 को, और वह 17/9/24 को ट्रांसफर हो गए जिला में, अब वो 26/9/24 को ट्रांसफर हो गए जनपद और ग्राम पंचायत मन में, उसमें कोई विलंब नहीं हो रही से। ऐसने टाइड फंड के भी प्रथम किस्त है, वह 9/9/24 को आई से, 17/9/24 को गई से, और 26/9/24 को सबला ट्रांसफर हो गए, ओहम कोई विलंब नहीं हुई। विलंब के जिन विषय हुई से माननीय सभापति महोदय, तीन दोनों के द्वितीय किस्त में हुई से, टाइड के भी और अनटाइड के भी। अनटाइड जिन रही से तेखर पैसा हमला मिली से केंद्र से 30/12/24 को, ओला हम ट्रांसफर करे हन जिला पंचायत मन में 10/1/25 को, और ओखर बाद फिर 28 फरवरी को एखर किस्त गई से, पहला किस्त एक पंचायत में गई, वही में से शुरू हुई से। अब में देरी जिन हुई से तेखर कारण मैं आप स्पष्ट करना चाहता हूं का बरे के ओहिच बेरा में पंचायत के निर्वाचन आ गई माननीय सभापति महोदय। एहू मैं माननीय आपके माध्यम से हमार सदन ला बताना भी चाहता हूं कि पंचायत के चुनाव जिन हुई से हमारे यहाँ तेन बहुत अनेक राज्य में नहीं हो पाई इस देश में विभिन्न कारण से, लेकिन हमारे यहाँ समय पूर्वक सारा संवैधानिक प्रक्रिया ला पालन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ला पालन करते हुए हमारे यहाँ हो भी गए। लेकिन ओखर निर्वाचन के अधिसूचना 27 जनवरी को यह जारी हो गई रही से। अब 27 जनवरी के निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो गई, आखिरी बेरा रही से, पैसा जाती तो इति झन हो जाए है, ऐसे कह के मन में घबराहट रही माननीय सभापति में। तो यही बात कहन कि भाई ये चुनाव हो, नवा बाटी बैठ जाता पैसा अपन पैसा लेवा उजारा सब तुम्हारे काम के, अपन कोई थोड़े। तो अब निर्वाचन के 27 जनवरी के निर्वाचन की अधिसूचना आ गए। प्रथम चरण 17 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी हो गए, और पंचायत के सम्मेलन हुई 3 मार्च को। अब वो खर बाद फिर सारा पैसा उनकर खाता में ट्रांसफर कर देगा माननीय सभापति महोदय। ये चुनाव आई तेखर स्थिति देरी हुई, देरी करे का कोई कारण एमा नहीं रही। माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से तो पंचायत में यहाँ से आप जिला पंचायत में पैसा भेज दे, लेकिन जिला पंचायत ले ग्राम पंचायत में ये पैसा कब पहुंचिस और कद की राशि पहुंचिस?
मैं बताया था और भाई पूरा बात ला बताया देरी हुई से चुनाव के बेरा तेखर स्थिति हुई से सबके डेट तक बताए रोके गई जिला पंचायत में एखर स्थिति के ग्राम पंचायत में आखिरी ठीक चुनाव से 15 दिन पहले पैसा पहुंच जही तो ओखर सही उपयोग नहीं हो पा है ए हिसाब में ओला कहे गए कि भाई चुनाव के बाद दे जाए बस उसके बाद माननीय सभापति महोदय माननीय उप मुख्यमंत्री जी मोला जवाब दे हैं ओमा पंचायत में राशि टाइड और अनटाइड राशि ये टाइड और अनटाइड फंड के जो राशि है पंचायत में 9 जनवरी के अनटाइड पहुंचिस और 9 फरवरी के टाइड हर पहुंचिस। ये पहली किस्त है और साल के अंत हो गया है 2025-26 के, लेकिन सेकंड किस्त के राशि अभी तक के जारी नहीं हुई है। ये सेकंड किस्त के राशि आप कब जारी करिए? मैं माननीय मंत्री जी ला धन्यवाद भी दे था कि जो विलम्ब हो सोकर बारे मन ब्याज दिन है, बहुत अच्छा बात है। एक से हमार गांव के विकास घलो हो ही, लेकिन सेकंड किस्त ला माननीय मंत्री महोदय जी कब तक जारी करे जाही बताए के कष्ट करही। कौन से साल कल कहा था आप? अभी 25-26 कल कहा 2025-26 के पहला हमार अनटाइड और टाइड दोनों के पहला किस्त है 7 जनवरी 26 को और क्रमशः टाइड है 3 फरवरी 26 को ये जिला में जारी हो गए। माननीय सभापति महोदय। श्री धर्मजीत सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का बहुत विस्तृत जवाब आ गया है, मैं संतुष्ट हूं, कोई प्रश्न नहीं पूछना है। श्री रिकेश सेन जी। सुशांत शुक्ला जी। सभापति महोदय, रिकेश जी ने मुझे एथराइज किया है जी। माननीय सभापति महोदय, ये माननीय सभापति महोदय, क्या इसकी सूचना सचिवालय को दी गई है? रिक्वेस्ट सेंड का आया क्या लेटर? नहीं आया है। सुशांत शुक्ला जी। भोलाराम साहू जी। वैसे वो नए विधायक हैं माननीय सभापति महोदय, नए विधायक से इतना संरक्षण आसंदिश मिलना चाहिए। यदि वो किन्हीं कारणों से नहीं लिख पाए होंगे, प्रक्रिया नहीं मालूम हुई होगी और उनको यदि चिट्ठी मिली तो उस आधार पर इतना संरक्षण मिलना चाहिए। आगे बढ़ चुके हैं अजय जी, अब आगे बढ़ गया है भोलाराम साहू जी तक। भोलाराम साहू जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी तरफ भी नए निर्वाचित बहुत लोग हैं, प्रक्रिया में फंस सकते हैं बहुत बार, समझ रहे हैं? माननीय सभापति महोदय। सभापति जी, आप तो हर बार फंसाने की कोशिश करते हैं, मगर हमारा सौभाग्य है कि आपसे बच समय कम है, आप प्रश्न पूछें। मैं नए विधायकों को बिल्कुल फंसाने की कोशिश आप कर प्रश्न काल है भाई। सभापति महोदय, मैं खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अत्यधिक क्षतिग्रस्त सड़क के बारे में पूछा था, तो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि दहिहान से जादू टोला 2 किलोमीटर और मांझी टोला से गर्रा पार 2 किलोमीटर। तो ये कब तक बन जाएगा माननीय मंत्री जी, बता दीजिए आप। मैं इसको ये जो इसकी लंबाई है और निरीक्षण का दिनांक है आदि आदि मैंने बताया है माननीय सभापति महोदय, इसका प्राक्कलन तैयार करवा लेते हैं और उस हिसाब से इसको आगे माननीय सभापति महोदय, ये बहुत जर्जर सड़क है माननीय सभापति महोदय, और 1 साल हो गया 2025 और आज 26 लग गया अंतिम। तो 1 साल में वहां अधिकारी क्या कार्रवाई किए? और माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि वहां जो है जादू टोला में, जादू टोला है गांव हमारे क्षेत्र में, तो बने बोलना जादू टोला सुराते हैं। जादू टोला तो चंद्राकर जी, ये 2 सड़क है माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, और वहां पर जो है फ्री मैट्रिक छात्रावास बालक और बालिका। आप प्रश्न करें ना, जादू टोला से 1.5 किलोमीटर में है, पैदल जाते हैं वहां के बच्चे स्कूल, और वहां पर अस्पताल भी है, आयुष्मान अस्पताल। तो वह कब तक बनेगा बता दीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, प्राक्कलन तैयार नहीं हुआ है। अब माननीय सदस्य अगर मुझसे कहेंगे
ये कब तक बनेगा अभी बता दो, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। मैं निश्चित रूप से उनसे कहता हूं कि आपके जो जादू टोला गांव है वो देहान से जादू टोला गांव का प्राक्कलन में तैयार करा लेता हूं और माननीय सदस्य को इस बात में सूचना भी करता हूं। श्रीमती संगीता सिन्हा। आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरा प्रश्न था सभापति महोदय जी, बालिकाओं और महिलाओं को गुम होने, अपहरण का, बला फुसाल के ले जाने का कितने आपको प्राप्त हुए सभापति महोदय आंकड़ा? सभापति महोदय जी, बालिका का 2023 से लेके 2026 तक सभापति महोदय जी 1051 बालिका अभी भी लापता है सभापति महोदय जी, जिसकी जानकारी नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय जी, अगर महिलाएं का आंकड़ा निकालूं यहाँ समय कम है, प्रश्न करें। आदरणीय सभापति महोदय जी, 7218 महिला अभी भी लापता है। आप इन लापता महिलाओं को ढूंढने के लिए क्या क्या आप प्रावधान किए हैं? कार्य ये आंकड़े प्रतिवर्षानुसार ही है माननीय सभापति महोदय, फिर भी हमारे समाज में एक भी है तो हम सबके लिए चिंता का विषय है, परंतु माननीय सदस्य ने इस बात की चिंता की है और ये बहुत अच्छा है। हम सब मिलकर ही इस लोकतंत्र को, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। ये 7218 लोगों की जो चिंता है ये प्रकरणवार है और उसमें अपने प्रक्रियाएं हैं। कुछ विशेष अभियान की बात अगर उनके मन में हो तो जरूर मुझे बताएं माननीय सभापति महोदय। आदरणीय सभापति महोदय जी, एक गंभीर मामला है सभापति महोदय जी, मेरे विधानसभा के जो सनौद का है सभापति महोदय जी, एक बच्ची है जो पूजा करने के लिए घर में स्कूटी से निकलती सभापति महोदय जी, वो वापस ही नहीं आती। ओझा खान का भी मामला है सभापति महोदय जी, बच्ची घर से निकलती वापस ही नहीं आती है। आज तक सभापति महोदय जी FIR दर्ज हुआ है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है सभापति महोदय जी। ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत से मामले हैं सभापति महोदय जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं आप, विशेष तौर पे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जो बेटी की सुरक्षा के लिए हो? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के सनौद के संदर्भ में जो एक प्रकरण कहा है, मैं उसका भी गंभीरता से परीक्षण करवा लेता हूं। FIR हुआ है तो कार्यवाही हो ही रही होगी। हर बात पर पुलिस पर यह आरोप लगा देना कि कुछ नहीं कर रहे हैं, यह भी गलत है। पुलिस का मनोबल बढ़ाए रखना यह हम सबका काम भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा हम कहते हैं, इसमें आपत्ति है क्या माननीय सभापति महोदय? क्या ऐसा नहीं कहना चाहिए? ये कोई प्रश्न का विषय तो नहीं हो सकता, मैं सोचता हूं। सभापति महोदय जी, बहुत गंभीर विषय है ये सभापति महोदय जी। एक बच्ची स्कूटी से जाती है और तुरंत वो वापस आ ही नहीं पाती सभापति महोदय जी। CCTV में सब कैच है, उसके बावजूद आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। FIR तुरंत करवाएं सभापति महोदय जी, सभापति महोदय जी, तुरंत FIR दर्ज हुआ है और आज तक उसमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। क्या इसके लिए आप तुरंत कार्रवाई करने का मांग करती हूँ सभापति महोदय जी, समय कमी कारण। माननीय सभापति महोदय, 4 से 5 महीने हो गए हैं तो, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। FIR हुए तो सदस्य का कहना साफ है, आप समयबद्ध तरीके से उसका निराकरण करेंगे क्या माननीय मंत्री जी? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ये प्रश्न सलाखा में आ गया, अगर नहीं आया होता या कोई बात होती, माननीय सदस्य ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को। सभापति महोदय जी, ये मामला मैं एक मामला को आपको बताऊं सभापति महोदय जी। माननीय सभापति महोदय, ये जो विषय है मैंने इनके कहने से पहले ही कहा। माननीय सदस्य ने जो इस विषय सनौद के लिए बच्ची के लिए कहा है, मैं उनसे और ध्यान करके विभाग से पूछ करके और इस पर परीक्षण करा करके मैं इस पर शीघ्र कार्यवाही की जरूर कराऊंगा। 5 महीने से और मंत्री जी बार बार घुमा घुमा के उत्तर दे रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त।